हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का FBI एक्सप्लेन में। आज हम बात करने वाले हैं जापान के सबसे बड़े और चौंकाने वाले केस तात्सुया इचिहाशी के बारे में। जब 22 साल की लिंजी हॉकर एक अलग एक्सपीरियंस लेने के लिए जापान आती हैं, जो बाद में उनकी मौत का कारण बन जाता है। केस को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए बात करते हैं आज के केस तात्सुया इचिहाशी के बारे में। तो ये केस है टोक्यो जापान का, जो कि दुनिया भर में फेमस है अपने मॉडर्न ट्रेडिशनल कल्चर, फूड, एनिमे, हिस्टोरिक टेम्पल्स और भी बहुत सी चीज़ों की वजह से। 22 साल की लिंजी हॉकर 2007 में टोक्यो आती हैं अपनी न्यू जॉब स्टार्ट करने के लिए एज अ इंग्लिश टीचर। लिंजी को मौका मिला था जापान के सबसे बड़ी प्राइवेट इंग्लिश स्कूल चेन नोवा में काम करने का, जो कि बहुत बड़ी बात थी। लिंजी इंग्लैंड की कॉन्वेंट्री शहर की रहने वाली थी, जो अपने पिता बिल, माँ जूलिया और 2 बहनों के साथ रहती थी। लिंजी पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ थीं। कॉलेज ख़त्म करने के बाद वो अपनी लाइफ में चेंज चाहती थीं और अपने बॉयफ्रेंड रियान के साथ अलग अलग कंट्रीज़ देखना लिंजी का सपना था। इसीलिए शुरुआत उन्होंने टोक्यो से की। लिंजी पहले आई और रियान उसे गर्मियों में ज्वाइन करने वाला था। लिंजी के लिए टोक्यो एक अलग ही दुनिया जैसा था, लेकिन फिर भी उसके काफ़ी सारे दोस्त बन गए और लिंजी की ज़िंदगी वहाँ अच्छे से कट रही थी। लिंजी टोक्यो में एक अपार्टमेंट में रहती थी अपनी 2 रूममेट्स के साथ, जो कि लिंजी की काफ़ी अच्छी दोस्त थी। वो डेली ईमेल के थ्रू अपने बॉयफ्रेंड और फैमिली से न्यू लाइफ के बारे में बातें किया करती थी। अपनी बहनों को टोक्यो कितना सेफ़ है इंग्लैंड से भी ज़्यादा लिंजी ने ये भी बताया था। 25 मार्च की सुबह लिंजी हमेशा की तरह स्कूल के लिए अपनी साइकिल पर निकलती हैं, पर वो ये नहीं जानती थीं कि वो अब वापस कभी नहीं आ पाएंगी। 26 मार्च 2007 की दोपहर 2:30 बजे लिंजी के पिता के पास एक कॉल आता है। ये टोक्यो नोवा लैंग्वेज स्कूल से था, जहां लिंजी पढ़ाती थी। कॉल पर एक आदमी बताता है कि लिंजी पिछले 2 दिनों से स्कूल नहीं आई हैं और ना ही अपने अपार्टमेंट गई हैं। उसकी रूममेट्स ने पुलिस कंप्लेन कर दी है, पर अभी उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। ये सब जानकर लिंजी के पिता और बॉयफ्रेंड रियान दोनों टोक्यो के लिए निकल जाते हैं। अब पुलिस लिंजी के गायब होने से पहले के कुछ दिनों की सारी बातें रियान और उसकी रूममेट से पूछती है, जिसमें काफ़ी ज़रूरी सुराग सामने आते हैं। 6 दिन पहले मतलब 20 मार्च को लिंजी हैप्पी डिप्पी बार से ट्रेन के ज़रिए अपने अपार्टमेंट जा रही होती है। तभी ट्रेन में एक लड़का लिंजी को अप्रोच करता है और कहता है वो उसका स्टूडेंट है, पर लिंजी अपने सारे स्टूडेंट्स को जानती थी, तो वो उससे कहती हैं माफ़ कीजिए, पर आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है, और इतना कहकर अपने स्टेशन पर उतर जाती हैं। रास्ते में लिंजी देखती हैं ट्रेन वाला लड़का अभी भी उनका पीछा कर रहा है, तो वो अपनी साइकिल को और तेज़ चलाना शुरू कर देती हैं। पर अब वो लड़का भी उसके पीछे भागने लगता है। लिंजी अपने अपार्टमेंट के सामने अपनी साइकिल रोकती हैं, तभी वो लड़का उनके पास आकर उससे दोबारा कहता है कि क्या वो उसे इंग्लिश ट्यूशन दे सकती है, क्योंकि उसे पढ़ने के लिए विदेश जाना है, इसीलिए वो अपनी इंग्लिश अच्छी करना चाहता है। पर लिंजी के पास इतना टाइम नहीं था और वो उसे मना कर देती हैं। इस पर वो लिंजी से कहता है कि क्या वो उसे पानी दे सकती है, क्योंकि इतना भागने के बाद उसे बहुत प्यास लगी है। इस पर लिंजी उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाती हैं, क्योंकि उसकी रूममेट्स भी वहीं थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लौटते वक्त वो लड़का लिंजी को काफ़ी अच्छी पे ऑफ़र करता है, जो कि लिंजी रिजेक्ट नहीं कर पाती।
वो उसे एक पेपर देकर जाता है जिस पर उसका नाम तात्सुया इचिहाशी, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी होती है। साथ ही में लिंजी का स्केच होता है। लिंजी की रूममेट बताती है कि लिंजी उसे 20 मार्च को ड्यू टूर कैफ़े में इंग्लिश ट्यूशन देने वाली थी और यही वो आखिरी दिन था जब उन्होंने लिंजी को आखिरी बार देखा था। पुलिस अब ड्यू टूर कैफ़े जाकर वहाँ से उस दिन का सीसीटीवी फुटेज निकलवाती है। फुटेज में लिंजी और इचिहाशी दोनों एक साथ होते हैं। लिंजी उसे 1 घंटा पढ़ाती है और बीच में वो कुछ खाने के लिए भी ऑर्डर करते हैं। जब जाने का टाइम आता है, इचिहाशी अपना पर्स ढूंढने लगता है जो शायद वो लाना भूल गया था। इसके बाद करीब सुबह 10 बजे दोनों एक साथ टैक्सी में बैठते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर तात्सुया की लाइफस्टाइल की बात करें तो तात्सुया एक 3 बेडरूम के अपार्टमेंट में अकेला रहता था जो कि उसके लिए उसके पेरेंट्स ने ख़रीदा था। उसके पेरेंट्स काफ़ी अमीर थे। उसकी माँ एक डेंटिस्ट थी और पिता ब्रेन सर्जन। तात्सुया इनका इकलौता बेटा था। वो पढ़ने लिखने में कुछ खास नहीं था और उसने मुश्किल से अपनी डिग्री कंप्लीट की थी। तात्सुया हमेशा लोगों से दूरी बनाता था और अकेला रहना पसंद करता था। ये ऑब्सेस था वॉयलेंट एनिमे से। डेली घंटों जिम में बिताना और रनिंग साइकिलिंग इसके फेवरेट हॉबी थी। 2 साल पहले इसने एक औरत को लूटने की कोशिश की थी और ये मामला कोर्ट में चला था, जिसके बाद इसके पेरेंट्स ने पैसों से केस में समझौता करा दिया। पुलिस के मुताबिक तात्सुया लिंजी पर महीनों से नज़र रख रहा था। उसने लिंजी के बैग पर बने स्कूल के लोगों को देखकर ही उसका स्टूडेंट होने की बात कही थी। लिंजी उसकी बातों में आ जाती है और टैक्सी ड्राइवर से 5 मिनट रुकने को कहकर तात्सुया के साथ उसके अपार्टमेंट में चली जाती है। काफ़ी देर वेट करने पर भी जब लिंजी वापस नहीं आती तो टैक्सी ड्राइवर वहां से चला जाता है। अब पुलिस 26 मार्च शाम करीब 5:30 बजे तात्सुया के अपार्टमेंट पहुंचती है जो कि इचिवावा में था। वो लोग तात्सुया को बाहर आने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उन सभी पुलिस ऑफिसर्स को चकमा देकर भाग जाता है। अब पुलिस तात्सुया के अपार्टमेंट में सबूत ढूंढना शुरू करती है। उन्हें वहाँ एक अजीब चीज़ दिखाई देती है। एक बाथटब जिसमें अभी कुछ पौधे लगाए गए हैं। मिट्टी कम होने की वजह से पुलिस को एक हाथ दिखाई देता है और थोड़ी ही देर में पुलिस को लिंजी की बॉडी बाथटब में मिल जाती है। लिंजी की लाश पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसका सर भी शेव था। उसकी मौत गला घोटने से हुई थी। उसके दोनों हाथ और पैर बंधे हुए थे। बॉडी देखने से लगता था लिंजी ने बचने के लिए बराबर की टक्कर दी थी, क्योंकि लिंजी और तात्सुया दोनों ही मार्शल आर्ट्स जानते थे, लेकिन ताकत कम होने की वजह से लिंजी तात्सुया का सामना नहीं कर पाई। तात्सुया ने उसे बुरी तरह पीटा, रेप किया और गला घोटकर मार डाला। पुलिस अच्छी तरह से अपार्टमेंट देखती है तो लिंजी के बाल एक जिपलॉक बैग में मिल जाते हैं उसके दूसरी चीज़ों के साथ। अब पुलिस इस खबर को लिंजी के पेरेंट्स को देती है। पूरे टोक्यो में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी। तात्सुया के हज़ारों पोस्टर्स, पैम्पलेट्स लगाए गए। इस खबर ने पूरी दुनिया के लोगों को चौंका दिया। पुलिस तात्सुया को हर जगह ढूंढ रही थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। बीच में खबर आई कि वो जापान छोड़कर भाग गया है, पर बिना पासपोर्ट के वो कहीं नहीं जा सकता था। इसीलिए पुलिस ने उसको खोजना बंद नहीं किया। इसी बीच तात्सुया के पेरेंट्स ने भी टीवी पर अपील की थी कि वो सरेंडर कर दे। 1.5 साल से भी ज़्यादा वक्त बीत चुका था और पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था। तभी एक दिन ऑफिसर्स के पास एक कॉल आता है जो कि एक सर्जरी क्लिनिक से था। कॉल पर एक आदमी बताता है कि वहाँ एक लड़का आया था जो कुछ तात्सुया की तरह था और पुलिस को उसकी प्रेजेंट की फ़ोटो मिलती है
जो पुरानी फ़ोटो से काफ़ी अलग थी, पर ये तो साफ था कि ये तात्सुया ही है। पुलिस हर जगह उस फ़ोटो को लगा देती है। ये पता चलने पर कि अब उसका छुप पाना मुश्किल है, तात्सुया अपने आप को पूरा कवर करके उस शहर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर कुछ लोग उसे पहचान ही लेते हैं और 10 नवंबर 2009 को आखिरकार लिंजी का कातिल पकड़ा जाता है। लिंजी का परिवार जापान पुलिस को शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने इतनी ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ निभाया। It's been a long, hard battle for the Hawkers, and the battle is over. We've worked tirelessly as a family. We've never given in for our daughter. We've never given in. We wanted justice, and we've finally got justice. I'll also just like to thank the Japanese police. After a very bungled start to my daughter's murder, they've got their man. They've worked tirelessly, and they've eventually got the man. And the chief officer told me they would get the man sooner or later. We're just so relieved that this part of our life is over. I can go down to my daughter's grave this afternoon and tell her. Thank you. पुलिस की पूछताछ में तात्सुया बताता है कि उस दिन वो पुलिस से बचकर टोक्यो शहर में ही घूम रहा था। उसके पास ना पैसे थे, ना ही उसका पासपोर्ट, तो वो देश छोड़कर जा ही नहीं सकता था। जब उसे पता चला कि कितने बड़े पैमाने पर उसको ढूंढा जा रहा है, तब उसने इससे बचने के लिए अपने चेहरे को ही बदलने की सोची। उसने पहले ये काम खुद से किया। पहली बारी में उसने अपने चेहरे पर से कुछ निशान हटाए और दूसरी बार में अपने नीचे वाले होठ को काटकर वहाँ एक कट लगाया। इससे उसका चेहरा थोड़ा चेंज ज़रूर हुआ, लेकिन ज़्यादा नहीं। इसके बाद वो अलग अलग प्रोसीजर्स लेने लगा और वो हर बार क्लिनिक चेंज कर देता था, लेकिन एक क्लिनिक वाले को तात्सुया पर शक हो गया और इसी के चलते वो पकड़ा गया। तात्सुया को जापान कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई और लिंजी हॉकर को इसके साथ इंसाफ मिला।